नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर के ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में लेखांकन समीकरण के बारे में, उसके नियमों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। आप लोगों को समझ में आ गई होगी अब तक कि किस प्रकार से लेखांकन समीकरण के अंदर जो है वो नियम होते हैं उसके, और किस प्रकार से उसके अंदर जो है वो समीकरण बनाए जाते हैं। हमने पढ़ा था कि लेखांकन समीकरण के अंतर्गत जो है ऑलवेज एसेट्स बराबर लायबिलिटीज होता है। जितनी हमारी संपत्ति होती है उतने हमारे दायित्व होने चाहिए। ये व्यापार की आर्थिक स्थिति को सही बताता है। दायित्व को हम खोलते तो पूंजी प्लस जो है हम क्रेडिटर्स बोल सकते हैं, कैपिटल प्लस क्रेडिटर्स बोल सकते हैं। इस प्रकार से उसको और बोल सकते हैं कहने का। तो एसेट्स बराबर लायबिलिटी। आज हमारा जो टॉपिक है उससे संबंधित एक क्वेश्चन करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन किस प्रकार से हम करते हैं। बस हमारे माइंड के अंदर एक ही चीज होनी चाहिए, ऑलवेज एसेट्स बराबर लायबिलिटीज होना चाहिए। यानी जितनी एसेट्स होगी उतनी ही हमारी जो है वो लायबिलिटीज होनी चाहिए। कुछ ट्रांजैक्शन हम करते हैं, उन ट्रांजैक्शन के द्वारा हम लेखांकन समीकरण को समझेंगे। तो पहले ये सवाल करने से पहले जो है हमने जो पिछले वीडियो में इसके बारे में जो कुछ भी पढ़ा है लेखांकन समीकरण के बारे में, वो सारी चीजें जो है हमको जानकारी होनी चाहिए, उसको समझना। उनको कॉपी में नोट कर दी होगी आप लोगों ने, नहीं की है तो उसको नोट करना पहले, उसको समझ के फिर इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे, क्योंकि उसके अंदर सारी प्रकार की चीजें जो है वो जानकारी करवा दी गई थी। आइए जानते हैं पहला क्वेश्चन हमारा जो है ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। मैंने आपको बोर्ड पे जो है कुछ इक्वेशन लिखी है, उन इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। हमको एक और चीज ध्यान रखना यहाँ पे कि प्रत्येक व्यवहार के जो है वो दो पक्ष होंगे, यानी दो खाते उससे जो है वो प्रभावित होंगे, इफेक्ट होंगे। तो उन दोनों के बारे में हमको जानकारी करनी होगी। देखते हैं सबसे पहले हमारा ट्रांजैक्शन जो है वो व्यवहार जो है वो ये इस प्रकार से। पहले तो हमारा ये फॉर्मेट जो है हमको आना चाहिए कि किस प्रकार से हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का ये फॉर्मेट बनता है। सबसे पहले सीरियल नंबर का बनता है या व्यवहार का बना सकते हैं हम। व्यवहार के अंदर जो क्वेश्चन में जो ट्रांजैक्शन दे रखा है, क्या क्या की चीज का लेन देन किया है उसके बारे में जानकारी आ जाएगी। उसके बाद संपत्ति, फिर संपत्ति के अंदर भी भागों में बटेगा। कैश का कॉलम अलग बनेगा, डेटर का अलग बनेगा, स्टॉक का अलग बनेगा, फर्नीचर का अलग बनेगा। जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो कॉलम बनेंगे। ज्यादातर कैश, डेटर और स्टॉक बनता है, क्योंकि कैश होता ही होता है। और डेटर का उधार माल बेचने से संबंधित होता है, स्टॉक माल खरीदेंगे बेचेंगे तो स्टॉक में कहीं ना कहीं बढ़त या घटत होती है उसके अंदर, तो इसका भी जरूरत पड़ती है। संपत्ति में भी हम खरीदते हैं, फर्नीचर वगैरह जो है मशीन हो सकता है इसके जगह, कुछ भी हो सकता है। अगर मशीन होगी तो उसका भी एक कॉलम और बनाना पड़ेगा। तो ये संपत्ति वाला भाग है, ये चार भागों में बांटा गया है। वैसे इसको 8-6 भागों और भी बांट सकते हैं, जैसा प्रश्न होगा हमारा वैसा हम इसको बांटेंगे। दूसरी चीज, दायित्वों को हमने बांटा कैपिटल और क्रेडिटर्स, कैपिटल और क्रेडिटर्स में इसको बांटेंगे। इस प्रकार से इसका फॉर्मेट बनाना। फॉर्मेट बनाकर हम देखेंगे बीच में एक छोटा सा एक कॉलम बनाए, इक्वल का बनाए बराबर, यानी इन सब की जोड़ जो है वो दायित्व के जोड़ से जो है वो बराबर होनी चाहिए। तो ये हमको ध्यान होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया 1,50,000। हमारा पहला ट्रांजैक्शन जो है रोकड़ से व्यापार प्रारंभ 1,50,000 कैसे करेंगे। जैसे हम देखते हैं कि रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, इससे दो चीजें इफेक्ट होगी। दो चीजें कौन कौन सी इफेक्ट होगी मैं यहां लिख देता हूं। एक तो होता है कैश, दूसरा जो है जब भी व्यापार में जो है वो रोकड़ लगाई जाती है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसको हम जो है पूंजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूंजी, कैपिटल। तो कैश और कैपिटल हो गया। अब हमको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि 1,50,000 रुपए वो व्यापार में लेके आ रहा है, तो व्यापार के अंदर कैश क्या होगी? बढ़ेगी। क्योंकि जो व्यापार में जो पैसा लगाया जाता है, बिजनेस के लिए जो पैसा है उसको हम पूंजी बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल भी हमारी क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो हम देखेंगे कैश वाला कॉलम कौन सा है। तो 1,50,000 से कैश भी प्लस हो रही है और कैपिटल भी जो हमारी जो है वो प्लस हो रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1,50,000। डेटर से संबंधित स्टॉक में कोई इन सब में डैश लगा इक्वल करेंगे। कैपिटल के अंदर 1,50,000 की लिख दिया। अब देखिए ध्यान से, तो 1,50,000 जो कैश जो है और कैपिटल भी हमारी कितनी है? 1,50,000। क्रेडिटर्स के अंदर डैश कर देंगे। तो 1,50,000 इसका योग कितना आ गया? 1,50,000 डैश 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 इक्वल, यहाँ लिखना, ये जोड़ है, योग है, फिर डैश लगा के इसको जोड़े। तो आप ध्यान से देखेंगे कि हमारा जोड़ मिल गया है। 1,50,000 इधर भी बढ़ गया संपत्ति की तरफ और दायित्व की तरफ भी 1,50,000। इस तरीके से हमारा ये पहला जो है वो व्यवहार जो था, ट्रांजैक्शन था हमने किया।
तो ये था रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। दो चीजें हमको निकालनी है, हर एक ट्रांजेक्शन में दो चीजें हम निकालनी। नेक्स्ट देखेंगे नकद माल खरीदा, परचेज खरीदा है। दो चीज क्या है, खरीदा और नकद। नकद यानी कैश और खरीदने को हम यहाँ बोलेंगे परचेज। हम ध्यान से देखेंगे दो चीज। जब हम माल खरीदते हैं तो आपके दिमाग में एक ऑटोमेटिकली एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जब माल खरीदेंगे तो क्या होगा, कैश मारा जाएगा। तो कैश तो क्या हो रहा है, माइनस। कैश माइनस हो रहा है ना अपना, फिर माल खरीदेंगे तो कैश तो कम होगा ना अपने पास। फिर परचेज यानी जो माल हमने खरीदा है उस माल में तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी स्टॉक क्या हो जाएगा, परचेज की जगह स्टॉक हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉक बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि 60,000 ये योग के बाद लाइन ही लिखनी है हमने को। तो देखेंगे 60,000 हमारे कॉमर्स के अकाउंट के अंदर जो है माइनस के लिए सिंबल मत लगाओ, आप कोष्टक में लिख दो। कोष्टक का मतलब ही होता है माइनस 60,000, क्योंकि हमारा नकद माल खरीदा है 60,000, तो 60,000 क्या हो जाएगा, कैश कम होगा, लेकिन स्टॉक क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा। तो स्टॉक के अंदर हम 60,000 जोड़ देंगे। 60,000 यहाँ कोष्टक नहीं करेंगे, कोष्टक का मतलब होता है माइनस, ठीक है। बाकी सब में क्या कर देंगे, डैश। ये डैश है, माइनस नहीं है और डैश है। अब हम करते हैं जोड़ बाकी करेंगे इसकी। तो 1,50,000 है हमारे पास और ये 60,000। 1,50,000 में से 60,000 लेस किए, कितना आ गया, 90,000। इधर का जोड़ कुछ भी नहीं है तो नील, जीरो। ये देखो कितना हो जाएगा, 60,000। ये मैंने ऐड किया, ठीक है ना, ये मैं प्लस कर देता हूं, आपकी ध्यान रहे। फिर फर्नीचर कुछ भी नहीं है, डैश कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया 1,50,000, ऐसे कैसे, क्योंकि इसके अंदर कोई ट्रांजेक्शन है ही नहीं, तो हमने ये लिख दिया। तो हम देखेंगे दोनों का जोड़ जो है वो 1,50,000 होना चाहिए। तो ध्यान से देखते हैं, 90,000 और 60,000 को दोनों को जोड़ा कितना हो गया, 1,50,000 हो गया। जो इस 1,50,000 के क्या है, बराबर है, बीच में इक्वल लगाना कंपल्सरी है। ये हो गया हमारा दूसरा ट्रांजेक्शन। तीसरा ट्रांजेक्शन है नकद फर्नीचर खरीदा। नकद फर्नीचर खरीदा। अब यहाँ पर भी दो चीजें हम लोग निकाले, नकद यानी कैश, दूसरा है फर्नीचर। फर्नीचर संपत्ति है। अब देखो हम बाजार में गए या मार्केट के अंदर गए, फर्नीचर खरीदा है, तो पैसा तो गया अपना, पैसा देके फिर फर्नीचर खरीदेंगे ना। तो देखेंगे हम कैश तो हमारा क्या हो जाएगा, लेस, और फर्नीचर के अंदर वाले कॉलम में क्या हो जाएगा, फर्नीचर हमारा ऐड हो जाएगा, क्योंकि हम फर्नीचर घर पे लेके आएंगे या बिजनेस में लेके आएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे फर्नीचर जो है वो कितने का है, 40,000। कितने का है, 40,000। तो देखेंगे यहाँ पे 40,000 जो है यहाँ क्या हो जाएगी, कम। 40,000 क्या हो जाएगा, कैश हमारा कम हो जाएगा। फिर डेटर में कुछ भी नहीं आएगा, स्टॉक में भी कुछ भी नहीं आएगा, डैश। ये डैश का मतलब जीरो है, शून्य है। फिर फर्नीचर में 40,000 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पर दोनों में क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा, ठीक है। अब 90 में से 40,000 घटाए तो कितना आ गया, 50,000। यहाँ डैश हो जाएगा, यहाँ 60,000, ऐसे कैसे, और यहाँ 40,000। फिर यहाँ हम लिख देंगे 1,50,000। अब हम देखेंगे ध्यान से, इन तीनों का योग 1,50,000 के बराबर आना चाहिए। तो 50,000, 60,000, 40,000 को जोड़ते हैं तो हमारा 1,50,000 आता है, यानी इक्वल यहाँ लगा देंगे, यानी ऑलवेज एसेट्स बराबर लायबिलिटीज होगा। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं उधार माल खरीदा। उधार माल खरीदता है 70,000 रुपए का हमने माल खरीदा, उधार माल खरीदा इस बार, और खरीदा तो स्टॉक। स्टॉक तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, हमारा स्टॉक जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन उधार खरीदा, इस बार कैश में खरीद के उधार खरीदा है। उधार खरीदने से क्या होता है, क्रेडिटर्स जो है, लेनदार बढ़ जाता है हमारा, क्रेडिटर्स दोनों बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसको भी तो पेमेंट करना पड़ेगा बाद में। तो क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएगा और हमारा स्टॉक भी जो है बढ़ जाएगा। तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे, देखिएगा। अब इसका कैश में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, डेटर भी हमारा शून्य हो जाएगा, स्टॉक हमने उधार माल खरीदा है ना, तो स्टॉक तो बढ़ जाएगा। 70,000 से स्टॉक हमारा जो है वो प्लस हो जाएगा, कहेगा। फिर हम देखेंगे कि फर्नीचर में कुछ भी नहीं आएगा। फिर हम देखते हैं कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ 70,000 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इसमें ऐड करेंगे क्रेडिटर्स। जब भी उधार माल खरीदते हैं तो हमारा क्रेडिटर्स भी बढ़ता है और स्टॉक भी बढ़ता है, ये दोनों चीज बढ़ती दिखाएगा। तो हम देखते हैं कि हमारा स्टॉक बढ़ गया 70,000 से, और क्रेडिटर्स भी जो है हमारा
70,000 से बढ़ गया। अब वापस हम टोटल लगाएंगे तो ये 50,000, ये डैश हो जाएगा 7 और 6 13, यानी 1,30,000 और 40,000। ठीक है, 1,50,000 और 70,000, 1,50,000 और 70,000 ये हमने जोड़ लगाया। तो देखेंगे 50,000, 1,30,000 और 40,000 इन सबको जोड़ने से जो है हमारा कितना होता है, तो 50,000 और 1,30,000 में 1,80,000, 1,80,000 में 40,000 मिलेंगे तो 2,20,000, 2,20,000, यानी जोड़ बराबर मिल रहा है। तो ये कॉलम जो बराबर का है, इसका मतलब ये इन सब का जोड़ चाहे ऐड हो या लेस, इन जो इसके जोड़ यानी दायित्व के जोड़ से जो है वो मिलना चाहिए। ऑलवेज संपत्ति जो है वो दायित्व के बराबर होनी चाहिए। और भी ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं वैसे, आगे ट्रांजैक्शन देखेंगे। लेकिन एक बार वापस से देख लेते हैं इनको कि देखिएगा कि रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया तो कैश भी बढ़ेगी और कैपिटल भी। तो कैश के अंदर 1,50,000 लिख दिया, कैपिटल के अंदर 1,50,000, तो इसका योग लगाया। दूसरा, नकद माल खरीदा, तो नकद माल जब खरीदते तो देखेंगे कैश हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और स्टॉक हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये 60,000 कैश में से क्या कर दिया, लेस कर दिए, स्टॉक के अंदर 60,000 जोड़ दिए। 1,50,000 में से 60,000 घटाया कितना है, 90,000, और स्टॉक कितना बच जाएगा, 90 और 60 कितना हो गया, 1,50,000, 1,50,000, यानी जोड़ मिल रहा है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है नकद फर्नीचर खरीदा, कैश माइनस हो जाएगा और फर्नीचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कैश में से 40,000 कम कर दिए और फर्नीचर वाला जो कॉलम बना हुआ है उसके अंदर फर्नीचर के 40,000 जोड़ देंगे। 90 में से 40 गिरा 50,000, यहाँ डैश ले जाएगा 60,000 और ये 40,000, इन सबको जोड़ा तो 50, 60 और 40 को जोड़े तो 1,50,000 के बराबर होगा। अगला है उधार माल खरीदा 70,000, उधार माल खरीदे स्टॉक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब चूंकि उधार खरीदा इसलिए कैश में तो उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि हमने कैश दिया ही नहीं है, तो हमारा क्रेडिटर्स बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, क्रेडिटर्स। तो 70,000 यहाँ लिखा स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक तो बढ़ेगा और क्रेडिटर्स भी हमारा लेनदार भी बढ़ गई, तो यहाँ पर भी 70,000, दोनों को जोड़ा है 2,20,000, इन सब का योग लगाया तो भी 2,20,000। इसलिए ये दोनों जो है संपत्ति और दायित्व हमेशा जो है ऐसे हमको आगे भी ट्रांजेक्शन करते रहना है। धन्यवाद।